नमस्कार मित्रों, आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक वाक्य पढ़ेंगे जो सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए शुरुआत करते हैं। वाक्य इंग्लिश में इसको कहते हैं सेंटेंस। देखिए, वाक्य जो है, वाक्य किसे कहते हैं, सबसे पहले जानते हैं कि वाक्य होता क्या है। तो सबसे पहले कहते हैं कि परिभाषा देखिए वाक्य की। वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। अब वाक्य जो होता है, वाक्य शब्दों से मिलकर बना होता है। हम ये जानते हैं कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो वर्ण होती है। ठीक है, वर्ण से मिलकर शब्द बनते हैं, शब्द से मिलकर वाक्य बनते हैं, और शब्दों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। ठीक है, इसके बाद अपन ये देखते हैं कि जो वाक्य हैं, वाक्य के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। तो वाक्य पढ़ने से पहले हम वाक्य के प्रमुख तत्वों की चर्चा कर लेते हैं कि वाक्य के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। आइए चर्चा करते हैं वाक्य के प्रमुख तत्व। वाक्य के प्रमुख तत्व। वाक्य के प्रमुख तत्व हैं, पहला है सार्थकता। कौन सा है? सार्थकता। दूसरा है योग्यता, और तीसरा है निकटता। चौथा है पदक्रम, और पांचवा है अन्वय। अन्वय जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, अनु प्लस अय। ठीक है, ये वाक्य के प्रमुख तत्व हैं। इसके अलावा और भी होते हैं, जैसे आपका आकांक्षा, अर्थ की स्पष्टता, ये वाक्य के प्रमुख तत्व होते हैं। तो कोई भी वाक्य पढ़ने से पहले हमें वाक्य के प्रमुख तत्वों के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि वाक्य के प्रमुख तत्व कौन कौन से होते हैं। तो पहला कौन सा था? सार्थकता। दूसरा योग्यता, तीसरा था निकटता, और चौथा था पदक्रम, और पांचवा था अन्वय, जो दो शब्दों से मिलकर बना था, अनु और ऐसे। इसके बाद है आकांक्षा, और एक है अर्थ की स्पष्टता। ठीक है, ये वाक्य के प्रमुख तत्व होते हैं। ठीक है, वाक्य के प्रमुख तत्व एक बार आप नोट कर लीजिए कौन कौन से हैं। सार्थकता, योग्यता, निकटता, पदक्रम, अन्वय, आकांक्षा और अर्थ की स्पष्टता। ठीक है, ये वाक्य के प्रमुख तत्व होते हैं। इसके बाद देखते हैं अपन वाक्य के अंग। वाक्य के अंग, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। वाक्य के दो अंग होते हैं। वाक्य के अंग कितने होते हैं? दो होते हैं। पहला अंग है आपका उद्देश्य, जिसे अपन सब्जेक्ट कहते हैं, और दूसरा जो अंग है वो है विधेय, जिसे इंग्लिश में अपन प्रेडिकेट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेडिकेट। वाक्य में दो अंग होते हैं, एक उद्देश्य और एक विधेय।
ये दोनों कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि वाक्य के अंग कौन कौन से होते हैं। तो आंसर आएगा कि वाक्य के दो अंग होते हैं, एक उद्देश्य और एक विधेय। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उद्देश्य किसे कहते हैं और विधेय किसे कहते हैं। तो आगे पढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूँ उद्देश्य किसे कहते हैं। मित्रों, जो उद्देश्य होता है, उद्देश्य वह होता है जिसके बारे में वाक्य में कुछ कहा जाता है, यानी कि जो कर्ता होता है वही उद्देश्य कहलाता है। और जो विधेय होता है, विधेय उसे कहते हैं कि उद्देश्य के बारे में वाक्य में जो कुछ कहा जाता है वो विधेय कहलाता है। ठीक है, आइए चर्चा कर लेते हैं इसकी। ये बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। वाक्य हमारा चाहे कोई सी भी परीक्षा बन दे रहे हैं, चाहे कंपटीशन भी हो या कोई एकेडमिक हो, हर दृष्टि से हमारा ये वाक्य टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। वाक्य के अंग, वाक्य के अंग कितने पढ़े थे हमने? 2 पढ़े थे। पहला था उद्देश्य। सबसे पहले देखते हैं उद्देश्य किसे कहते हैं। तो बात करते हैं उद्देश्य की। वाक्य में जिसके बारे में कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। दूसरा है विधेय। अभी दोनों को एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है। इसको तो कहते थे सब्जेक्ट और इसको कहते हैं प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट किसे कहते हैं कि वाक्य में जो सब्जेक्ट या जो उद्देश्य होता है उसके संबंध में जो कुछ कहा जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे विधेय कहा जाता है। वाक्य में उद्देश्य कर्ता के बारे में जो कहा जाता है उसे विधेय कहा जाता है। उसे विधेय कहा जाता है। ठीक है, अब एक उदाहरण के माध्यम से इन दोनों को समझते हैं, उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है। जैसे एक उदाहरण है, मयंक खाना खाता है। एक उदाहरण है, मयंक खाना खाता है। इसमें यदि बात करें उद्देश्य और विधेय की तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि वाक्य में किसके बारे में चर्चा हो रही है। वाक्य में चर्चा हो रही है मयंक के बारे में, यानी कि वाक्य का जो कर्ता होगा वही उसका उद्देश्य कहलाएगा। वाक्य का जो कर्ता है मोस्टली वही उसका क्या होता है? उद्देश्य होता है। और जो खाना जो है वो कर्म है और ये क्या है? खाता क्रिया है। तो वाक्य में कर्म सहित जो क्रिया होती है वही उसका विधेय होता है। ठीक है, तो हमने अभी 2 अंगों की चर्चा करी है जो वाक्य के सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य किसे कहा जाता है? उद्देश्य कहा जाता है कि वाक्य में जिसके बारे में कहा जाता है वो उद्देश्य होता है।
और विधेय होता है कि वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है वो विधेय कहलाता है। एक उदाहरण के माध्यम से अपन ने समझा कि उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है। ठीक है, मयंक खाना खाता है, ये इसमें मयंक उद्देश्य है और खाना खाता है ये विधेय है। इसके अलावा और प्रमुख तत्व जो उद्देश्य और विधेय से रिलेटेड है उसमें एक होता है उद्देश्य विस्तार और एक होता है विधेय विस्तार। एक होता है उद्देश्य विस्तार, उद्देश्य का विस्तार, और एक होता है विधेय का विस्तार। अब उद्देश्य का विस्तार क्या होता है? उद्देश्य का विस्तार वह होता है कि वाक्य में यदि कोई शब्द उद्देश्य से पहले प्रयुक्त होकर उसकी विशेषता बताए वही उसका विस्तार कहलाता है। उद्देश्य ऊपर मैं समझा देता हूं। अभी अपन ने पढ़ा था सबसे पहले वाक्य के अंग में एक तो था उद्देश्य, दूसरा था विधेय, और इसी में आगे चर्चा करें तो एक होता है उद्देश्य विस्तार, उद्देश्य का विस्तार, और एक होता है विधेय का विस्तार, विधेय का विस्तार। और उद्देश्य का विस्तार क्या होता है कि उद्देश्य से पूर्व, उद्देश्य से पूर्व प्रयुक्त जो विशेषण होता है वो होता है उद्देश्य का विस्तार। ऐसे ही जो विधेय का विस्तार होता है वो विधेय से पूर्व प्रयुक्त विशेषण। ठीक है, और इसके अलावा इसमें विधेय में और भी होता है जैसे कर्म, कर्म का विस्तार, और क्रिया, क्रिया का विस्तार। इन सब से मिलकर बना होता है विधेय बना होता है। एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं इन दोनों को। मेरा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है। मेरा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है। सबसे पहले देखते हैं इसमें उद्देश्य क्या है, उद्देश्य का विस्तार क्या है, विधेय क्या है, विधेय का विस्तार क्या है। ठीक है, अब देखिए जो इसमें जो प्रशांत है वो तो हो जाएगा उद्देश्य, और जो मेरा भाई है वो हो जाएगा उद्देश्य का विस्तार, उद्देश्य का विस्तार। और इसमें जो पढ़ता है वो हो जाएगा विधेय। ठीक है, अधिक ये विधेय का विस्तार। यहां से लेके अगर एक ही बात करें, धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है, ये सब पूरा का पूरा विधेय होगा, पूरा का पूरा क्या होगा, विधेय। लेकिन पढ़ता है ये तो विधेय है, और जो धार्मिक पुस्तकें हैं ये विधेय विस्तार है, विधेय का विस्तार। और जो पढ़ता है वो क्या है,
विधेय। विधेय का मतलब है क्रिया, ठीक है, ये क्रिया हो जाएगी, ये क्रिया का विस्तार हो जाएगा। ऐसे डिटेल से देखें तो ये क्रिया और ये क्रिया का विस्तार। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, एक इसकी शॉट ले लीजिए कि वाक्य के कौन कौन से अंग हैं। ये वाक्य के अंग हैं और वाक्य के अंगों की संख्या पूछी जाए तो उत्तर आएगा हमारा 2। कौन कौन से? नंबर 1 उद्देश्य और ये होता है विधेय। इसी में आगे होता है कि उद्देश्य का विस्तार और विधेय का विस्तार। उद्देश्य के विस्तार अपने पढ़ा थे कि उद्देश्य से पूर्व प्रयुक्त विशेषण क्या कहलाता है, ये विधेय का विस्तार कहलाता है। और विधेय का विस्तार में अपने पढ़ा था कि विधेय से पूर्व प्रयुक्त जो विशेषण है वो विधेय का विस्तार कहलाता है, ठीक है। इसके बाद इसमें और भी होता है कि विधेय में और क्या रहता है, कर्म, कर्म का विस्तार, क्रिया, क्रिया का विस्तार, पूरक, पूरक का विस्तार आदि इसमें आती है। एक उदाहरण के माध्यम से अपने पढ़ा था, मेरा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है, ठीक है। इसमें मेरा भाई उद्देश्य का विस्तार हो गया, प्रशांत उद्देश्य हो गया, और धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है, यहाँ से लेके विधेय हो जाएगा। लेकिन अगर अलग अलग बात करें तो पढ़ता है ये हो जाएगा विधेय, और धार्मिक ये हो जाएगा, धार्मिक हो जाएगा कर्म, और ये कर्म का विस्तार है और पुस्तकें कर्म हो जाएगा। टोटल मिला के कहें तो ये विधेय का विस्तार वो हो जाएगा विधेय, ठीक है। अब आगे चलते हैं अपन वाक्य के भेदों के बारे में चर्चा करेंगे कि वाक्य के कितने भेद होते हैं, वाक्य का कितने आधार पर वर्गीकरण किया गया है। आगे चलते हैं, ठीक है, ओके। नोट कर लीजिए। अब पढ़ते हैं अपन वाक्य के भेद। वाक्य के भेद। अब वाक्य के दोस्तों, वाक्यों का जो वर्गीकरण किया गया है वो 3 आधार पर किया गया है। वाक्य के भेद तो पहला है रचना के आधार पर, पहला जो वर्गीकरण किया गया है वो रचना के आधार पर। दूसरा वर्गीकरण किया गया है अर्थ के आधार पर। और जो तीसरा वर्गीकरण किया गया है वो किया गया है क्रिया के आधार पर। रचना के आधार पर जो वाक्य का वर्गीकरण किया गया है, रचना के आधार पर जो वाक्य हैं वो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। कितने? रचना के आधार पर वाक्य के जो हैं वो 3 भेद होते हैं। जो पहला भेद होता है वो होता है सरल या साधारण वाक्य। दूसरा है संयुक्त वाक्य। तीसरा है मिश्र या मिश्रित वाक्य। ठीक है, तो रचना के आधार पर वाक्य के भेद 3 होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। सरल, संयुक्त और मिश्र। और अर्थ के आधार पर जो वाक्य होते हैं इसके 8 भेद होते हैं। कितने भेद? इसके 8 भेद किए गए हैं। ठीक है, वो 8 भेद कौन से हैं वो आगे चर्चा करेंगे अपन। जैसे विधानवाचक है, निषेधात्मक है, प्रश्नवाचक है, आपका इच्छार्थक है। ये सारे जो होते हैं वो अर्थ के आधार पर होते हैं। और इसी प्रकार होता है कि क्रिया के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो इस आधार पर क्रिया वाक्य के जो है क्रिया के आधार पर 3 भेद होते हैं। आपने पढ़ा होगा, एक होता है कर्तृवाच्य, दूसरा होता है कर्मवाच्य और तीसरा होता है
भाववाच्य। ये क्रिया के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, एक बार नोट करें इनके कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने होते हैं, अर्थ के आधार पर कितने होते हैं और क्रिया के आधार पर कितने होते हैं। ठीक है, इसमें जैसे होते हैं आपका पहला विधानवाचक, दूसरा है निषेधात्मक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, ठीक है। इस तरह के ये आदि होते हैं, 8 होते हैं, इसके आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हेडर लगाइए रचना के आधार पर वाक्य के भेद। ठीक है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद हम पढ़ेंगे अभी। रचना के आधार पर वाक्य के भेद, चाहे कोई सी भी क्लास, चाहे क्लास 10th, क्लास 11th, 12th या 6 से लेके जो भी क्लासें हैं, इसके अलावा जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, राजस्थान पुलिस अधीक्षक, SI, रीच या फिर कोई भी टेट हो, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा रचना के आधार पर वाक्य का वर्गीकरण। यहाँ से हर साल कोई ना कोई प्रश्न आता रहता है, 1 या 2। ठीक है, तो चर्चा करते हैं रचना के आधार पर वाक्य के भेदों के बारे में। रचना के आधार पर वाक्य के अपन ने 3 भेद बताए थे। इसमें से पहला भेद है हमारा सरल वाक्य। इस सरल को कहते हैं साधारण वाक्य। तो चर्चा करते हैं कि सरल या साधारण वाक्य क्या होता है। इसको हम एक परिभाषा के माध्यम से देखेंगे और उदाहरण के माध्यम से भी देखेंगे। तो सबसे पहले बात बताएं कि सीधी सी बात है कि जिस वाक्य में एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है, उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, उसे क्या कहते हैं? सरल साधारण वाक्य कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से देखें इसको। राम पुस्तक पढ़ता है। परिभाषा पढ़ने पड़ी है कि जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय हो, उसे क्या कहेंगे? सरल वाक्य या साधारण वाक्य। तो बात करते हैं, हमने पढ़ा था कि उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है, कि वाक्य में जो कर्ता होता है इसके बारे में कुछ कहा जाता है, वही उसका उद्देश्य होता है। तो ये तो हो गया इसका उद्देश्य, और पुस्तक पढ़ता है ये हो जाएगा इसका विधेय। ठीक है, राम पुस्तक पढ़ता है, इसमें उद्देश्य राम और विधेय हो जाएगा आपका पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखिए इसका। राम और श्याम विद्यालय जाते हैं। इस वाक्य में भले ही और आया है, लेकिन ये वाक्य संयुक्त ना होकर सरल ही वाक्य होगा। ठीक है, राम और श्याम ये दो कर्ता दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये दोनों एक ही उद्देश्य है, और विधेय है आपका जाना, ये इसका विधेय है। ठीक है, तो सरल वाक्य समझ में आ गया होगा। सरल वाक्य किसे कहते हैं? सरल वाक्य जिस वाक्य में एक उद्देश्य
तथा एक ही विधेय होता है उससे सरल वाक्य कहा जाता है। राम पुस्तक पढ़ता है, इसमें राम उद्देश्य, पुस्तक पढ़ता है विधेय। राम और श्याम विद्यालय जाते हैं, इसमें राम और श्याम ये उद्देश्य हो गया, और विद्यालय जाते हैं ये क्या हो गया, विधेय। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं अपन संयुक्त वाक्य की। एक बार नोट करिए इसको, सरल वाक्य और साधारण वाक्य। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, दूसरा है हमारा संयुक्त वाक्य। अब संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, परिभाषा और उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य किसी समुच्चय बोधक अव्यय जैसे और, एवं, व, तथा, या, अथवा, किंतु, परंतु, लेकिन, अतः आदि इनसे जुड़ा हो समुच्चयबोधक अव्यय से जुड़े होते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। एक बार पुनः देखिए, इस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य या साधारण वाक्य किसी समुच्चयबोधक अव्यय कौन कौन से, और, एवं, व, तथा, या, अथवा, किंतु, परंतु, लेकिन, अतः आदि से जुड़े हों, ये क्या होते हैं, ये संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। सुरेश पुस्तक पढ़ता है और विवेक विद्यालय जाता है। ये उदाहरण है, इसमें एक ये वाला सरल वाक्य और एक ये वाला सरल वाक्य, और बीच में समुच्चयबोधक अव्यय और है। ठीक है, इसलिए वाक्य हो गया आपका संयुक्त वाक्य। गीता खेलती है परंतु गीता की बहन सीता सोती है। ठीक है, इन दोनों उदाहरणों के माध्यम से हमने पढ़ा कि संयुक्त वाक्य क्या होता है, क्या परिभाषा होती है। ठीक है, अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसके माध्यम से हम पहचान सकते हैं कि संयुक्त वाक्य क्या होता है, इसको कैसे पहचानेंगे। ठीक है, एक बार नोट करें आप, इसकी शॉट ले लीजिए ताकि भविष्य में हम याद रख सकें। ठीक है, संयुक्त वाक्य क्या होते हैं। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है हमारा मिश्र वाक्य। मिश्र
या मिश्रित वाक्य सबसे बेहद महत्वपूर्ण वाक्य का भेद आने वाला, सर्वाधिक परीक्षा में आने वाला भेद मिश्र या मिश्रित वाक्य। इसकी परिभाषा की बात करें कि जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो तथा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो, उसे मिश्र या मिश्रित वाक्य कहते हैं। ठीक है, इस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा एक प्रधान उपवाक्य हो तथा एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे सर प्रधान उपवाक्य क्या होता है, आश्रित उपवाक्य क्या होता है? तो जो उपवाक्य मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय से बना होता है उसे प्रधान उपवाक्य कहते हैं। प्रधान उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य किसे कहेंगे? प्रधान उपवाक्य उसे कहते हैं जो उपवाक्य मुख्य उद्देश्य एवं मुख्य विधेय से बना होता है, मुख्य विधेय से बना होता है, उसे प्रधान उपवाक्य कहते हैं। आश्रित उपवाक्य क्या होता है? आश्रित उपवाक्य होता है वो प्रधान उपवाक्य के आश्रित होता है, उस पर निर्भर होता है। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं उदाहरण के माध्यम से। तो जो आश्रित उपवाक्य होते हैं वो प्रधान उपवाक्य पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, आश्रित उपवाक्य होते हैं वो प्रधान उपवाक्य के निर्भर रहते हैं। जैसे मैंने कहा महात्मा गांधी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। इसमें चर्चा करें कि इसमें प्रधान कौन सा है और आश्रित कौन सा है। तो जो किसी स्टार्ट होने वाला है वो है आश्रित और इससे पहले वाला है ये क्या हो जाएगा? प्रधान उपवाक्य। ठीक है, ये तो हो जाएगा प्रधान उपवाक्य और यहां से ये हो जाएगा आपका आश्रित उपवाक्य। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो आश्रित उपवाक्य होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण कि आश्रित उपवाक्य के कितने भेद होते हैं। तो आश्रित उपवाक्य जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। आश्रित उपवाक्य जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है संज्ञा उपवाक्य, दूसरा होता है विशेषण उपवाक्य और तीसरा होता है क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण उपवाक्य। ठीक है, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। ठीक है, तो पढ़ते हैं
संज्ञा उपवाक्य क्या होते हैं और विशेषण उपवाक्य क्या होते हैं, क्रिया विशेषण उपवाक्य क्या होते हैं, आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं अपन संज्ञा आश्रित उपवाक्य। संज्ञा आश्रित उपवाक्य कौन से होते हैं? तो संज्ञा आश्रित उपवाक्य वो होते हैं कि जब आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? संज्ञा आश्रित उपवाक्य कहते हैं। एक बार पुनः सुनिए कि जब कोई आश्रित उपवाक्य जो है वो प्रधान उपवाक्य की संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाए या संज्ञा को हटा दे और खुद स्वयं उसको आ जाए तो उसे क्या कहेंगे? संज्ञा आश्रित उपवाक्य कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के माध्यम से समझें। जैसे अभी एग्जाम्पल अपन ने पढ़ा था, महात्मा गांधी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। ठीक है, ये कहा था। तो ये इस जो वाक्य है वो संज्ञा आश्रित वाक्य कैसे है देखते हैं अभी। तो यहाँ देखिए हेडिंग क्या था अपना कि संज्ञा आश्रित उपवाक्य कौन से हैं। अब संज्ञा आश्रित उपवाक्य की पहचान क्या है? संज्ञा आश्रित उपवाक्य इसकी शुरुआत किससे होती है? किससे होती है? किससे होती है, ये इसकी पहचान है। और परिभाषा की बात करें कि संज्ञा आश्रित है किसे कहेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि जब आश्रित वाक्य प्रधान वाक्य की संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है तो वह संज्ञा आश्रित वाक्य कहलाता है। जब कोई आश्रित वाक्य प्रधान वाक्य की संख्या के स्थान पर प्रयुक्त हो उसे क्या कहेंगे? संज्ञा आश्रित वाक्य। यहाँ देखिए एक उदाहरण देखा है आपने, महात्मा गांधी, ये वाला जो है ये यहाँ तक है, ये प्रधान उपवाक्य है, ये प्रधान उपवाक्य है इसका। इसमें संज्ञा है महात्मा गांधी। जिन्होंने जो कहा है महात्मा गांधी संज्ञा है, इसके स्थान पर प्रयोग हुआ है कि सदा सत्य बोलो। ठीक है, कि सदा सत्य बोलो किसके स्थान पर प्रयुक्त हुआ है? महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी क्या है? संज्ञा। परिभाषा पढ़ी अपन ने कि जब कोई आश्रित वाक्य प्रधान वाक्य की संज्ञा के स्थान प्रयुक्त हो वो क्या कहलाता है? ठीक है, क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका संज्ञा आश्रित उपवाक्य। ठीक है, जब कोई आश्रित वाक्य प्रधान वाक्य की संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो, यहाँ संज्ञा क्या है? महात्मा गांधी, और इसके स्थान पर प्रयोग हुआ है कि सदा सत्य बोलो। ठीक है, आप याद रखना कि किसी प्रारंभ होने वाला वाक्य हमेशा संज्ञा आश्रित उपवाक्य ही होगा, सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा भेद है विशेषण उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य, विशेषण बन जाते हैं कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता आती है उसे विशेषण कहते हैं। लेकिन आश्रित किसे कहेंगे? विशेषण आश्रित। तो जब कोई आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण आश्रित उपवाक्य कहते हैं। और विशेषण आश्रित उपवाक्य की शुरुआत प्राय इसकी शुरुआत प्राय जो जिसका जिसकी जिसके आदि से होती है। जैसे जो परिश्रम करते हैं
वे सफल होते हैं। जो परिश्रम करते हैं वो सफल होते हैं। एक बार नोट करिए इसको। ये किसका उदाहरण है? विशेषण उपवाक्य का। ठीक है, एक लास्ट हमारा बचा है, एक बार नोट करिए, इसकी शॉर्ट ले लीजिए ताकि भविष्य में आपको याद रह सके। इसके बाद हमारा आता है क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। लास्ट बचा है हमारा क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब परिभाषा देंगे इसकी। जब कोई आश्रित वाक्य प्रधान वाक्य की क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण आश्रित वाक्य कहते हैं। एक बार पुनः, जब कोई आश्रित वाक्य प्रधान वाक्य की क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण आश्रित वाक्य कहते हैं। और इस प्रकार के वाक्यों की जो शुरुआत होती है वो प्राय यदि, यद्यपि, जब, तब, जहां आदि से होती है। ठीक है, इस प्रकार के वाक्यों की शुरुआत प्राय यदि, यद्यपि, जहां, जब, तब, क्योंकि आदि शब्दों से होती है। जैसे, जैसी, सॉरी, उदाहरण है इसका, वह ट्रेन नहीं पकड़ सका क्योंकि वह लेट गया था। ठीक है, ये जो वाक्य है वो कौन सा है? क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है। ठीक है, हमने रचना के आधार पर आज वाक्य के भेद पढ़े। एक सरल, दूसरा संयुक्त, तीसरा मिश्र। मिश्र के अंदर पढ़ा था कि इसमें एक प्रधान उपवाक्य होगा और एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होंगे। ठीक है, और आश्रित उपवाक्य में भी हमने देखा था कि आश्रित वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला संज्ञा आश्रित, दूसरा विशेषण आश्रित, तीसरा क्रिया विशेषण आश्रित। सबसे इंपॉर्टेंट है संज्ञा आश्रित उपवाक्य की शुरुआत प्राय किससे होती है? विशेषण उपवाक्य जो होते हैं उसकी शुरुआत जो ठीक है, जो ज्यादातर जो से होगी। अपन ने अभी देखा था कि जो विशेषण उपवाक्य है वो किससे इसकी शुरुआत होती है, क्या इसकी परिभाषा थी, वो देखा था आपने। तीसरा है क्रिया विशेषण। जब कोई आश्रित वाक्य प्रधान वाक्य की क्रिया से पहले प्रयुक्त होकर उसकी विशेषता होता है तो उसे क्रिया विशेषण आश्रित वाक्य कहते हैं। मैं समझता हूँ कि आज हमने जो टॉपिक पढ़ा है आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो भविष्य में भी इसी तरह अच्छे जो प्रकरण है मैं लाते रहूँगा और आप बने रहिए मेरे साथ ब्राइट कोचिंग क्लासेस बरट। ठीक है, कल अपन नेक्स्ट जो प्रकरण है, जो बिंदु है, उसकी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।